नमस्कार दोस्तों, आज है 6 अगस्त और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? वेयर डज यमुना ओरिजिनेट्स? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निम्न हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपुर चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर नियर द Bandarpunch peaks in the Mussoorie range of the lower Himalayas in उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना की कुल 1376 किलोमीटर है। इसके जो महत्वपूर्ण बांध है वो है लखवार व्यासी बांध, ताजेवाला बैराज बांध हरियाणा में है, जो कि यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन है। इनर लाइन परमिट प्रणाली क्या है? व्हाट इज एन इनर लाइन परमिट सिस्टम? इनर लाइन परमिट ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। Inner line permit is a document that allows an Indian citizen to enter or live in a protected state under the ILP system. Inner line permit उन सभी के लिए अनिवार्य है जो सुरक्षित राज्यों से बाहर रहते हैं, या यह सिर्फ यात्रा के प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य द्वारा ही जारी किया जाता है। इनर लाइन परमिट की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत बंगाल के पूर्वी हिस्से की जनजातियों की सुरक्षा के लिए की थी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड? तो जनवरी 2016 में की गई थी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बैंक। AIIB एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने के मिशन के साथ साथ एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। विश्व में इसके कुल अनुमोदित सदस्यों की संख्या अब 103 हो गई है। भारत AIIB में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक वोटिंग शेयर के साथ। चाइना के इसके अंदर 26.06% शेयर हैं, वही भारत 7.62% के साथ दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल क्या है? व्हाट इज कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव? तो यह एक स्वतंत्र, गैर पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इट इज एन इंडिपेंडेंट, नॉन पार्टीसन, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह राष्ट्रमंडल में मानव अधिकारों की व्यावहारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। राष्ट्रमंडल 54 स्वतंत्र एवं समान संप्रभु राज्यों का एक स्वैच्छिक संघ है। यह विश्व के सबसे पुराने राजनीतिक संगठनों में एक है, जिसकी जड़ें उन देशों की स्थापना से संबंधित हैं जिन देशों पर ब्रिटिश द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया था। 1949 में राष्ट्रमंडल के अस्तित्व में आने के साथ ही अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के स्वतंत्र देश भी राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। राष्ट्रमंडल की सदस्यता मुक्त और समान स्वैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती है, क्योंकि रवांडा और मोजाम्बिक ब्रिटिश साम्राज्य का अंग न होने के बावजूद भी राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में शामिल है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? व्हाट इज ए फिस्कल डेफिसिट? सरकार की कुल आय और उसके व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटे के माध्यम से ही यह पता चलता है कि सरकार को अपने कामकाज के लिए कितने उधार की जरूरत है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट। इट इज थ्रू द फिस्कल डेफिसिट दैट it is known how much credit the government needs for its functioning. कुल राजस्व की गणना करते समय ऋण को शामिल नहीं किया जाता है। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है।
पूंजीगत व्यय का अभिप्राय कारखानों और इमारतों जैसी दीर्घकालीन संपत्तियों या लंबे समय तक उपयोग होने वाली संपत्तियों के सृजन पर होने वाले व्यय से होता है। राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर या तो देश के केंद्रीय बैंक भारत की स्थिति में रिजर्व बैंक से उधार लेकर की जाती है या फिर इसके लिए छोटी या लंबी अवधि हेतु बॉन्ड जारी करके फंड जुटाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टेट के पीसीएस, उसके किसी भी जैसे कि पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव आदि के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप यहाँ से करंट अफेयर बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या प्रदर्शित करता है? व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिस्प्लेड? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में एक निश्चित समय अवधि में विकास दर को प्रदर्शित करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP shows the growth rate over a given time period in different industry groups of the economy. इसका संकलन मासिक आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। IIP एक समग्र संकेतक है जो वर्गीकृत किए गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है, जिनमें शामिल हैं व्यापक क्षेत्र खनन, विनिर्माण और बिजली उपयोग आधारित जो क्षेत्र हैं, मूलभूत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल है। IIP में शामिल 8 कोर उद्योग क्षेत्रों की वस्तुएं अपने कुल भार का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करती हैं। 8 कोर उद्योग घटते भारांश के क्रम में रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक। IIP के आकलन के लिए आधार वर्ष 2011-2012 नापा जाता है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाएगा? When will Muslim Women's Rights Day be celebrated? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा है कि 1 अगस्त 2019 को मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक नामक सामाजिक बुराई से मुक्ति मिली थी। इसलिए 1 अगस्त को भारत के इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज किया गया है। अब आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी होंगी? हाउ मच विल बी द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश नाउ? 3 राजधानियां होंगी अब आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों से संबंधित योजना को राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंजूरी दे दी। इस संबंध में राज्य के राज्यपाल ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं समग्र क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। आंध्र प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार राज्य में निर्माणाधीन अमरावती को विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय रिटायर्ड IAS अधिकारी GN राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया है। 17 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में दक्षिण अफ्रीका मॉडल के आधार पर 3 राजधानियां बनाई जाएंगी। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा को कहां शुरू किया गया है? वेयर हैज पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्टेड? केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इन उत्तराखंड अंडर उड़ान स्कीम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग रीजनल एयर कनेक्टिविटी। हेलीकॉप्टर सेवा के शुरू होने से देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, उत्तराखंड और गोचर के बीच हवाई संपर्क स्थापित हो जाएगा और इन स्थानों के बीच यात्रा में औसतन 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी इस हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ प्राप्त होगा। पवन हंस लिमिटेड इन हवाई मार्गों पर सप्ताह में 3 उड़ानें संचालित करेगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते।
बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। काफी बार आपने सुना होगा कि अब मेरे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं। तो रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हमारे अंदर जो उस कार्य को करने की जो भूख थी वो कम हो जाती है। अब हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि वह कार्य बस हो जाए किसी तरह से। इसीलिए कहा गया कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, अब आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी होंगी? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 2। तो कितनी राजधानियां होंगी अब आंध्र प्रदेश की? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।